हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोमेरुलर डिजीज़ की। और ग्लोमेरुलर डिजीज़ में हम ओवरऑल रिव्यू करेंगे नेफ्रिटिक सिंड्रोम का, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। ठीक है, तो ये तीनों हम देखेंगे, तीनों के इटियोलॉजी देखेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। और ये जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इसको देखने से पहले हम इसको देख लें, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये देखिए हमारे ग्लोमेरुलाई है और ग्लोमेरुलाई में ये बोमेंस कैप्सूल है, समझो पूरा। ठीक है, और इसमें देखिए ये जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू है और हमने इसको इस तरह यहाँ पे बना दिया। तो इसमें देखिए जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, 3 फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, ये सारी हमने बात कर रखी है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर में। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन बैरियर 3 होते हैं और इन्हीं तीनों में प्रॉब्लम की वजह से ग्लोमेरुलर डिजीज हमको देखने को मिलती है, चाहे वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो या नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो, कोई भी हो। ठीक है, तो इसी में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले एक बार हम इसको फिर से रिकॉल कर लें। तो देखिए यहाँ पे जो 3 यूनिट होती हैं, सबसे पहले ये देखिए फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं, ये जो कि 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल को अलाउ करती हैं फिल्टर होने के लिए। और ये देखिए ये जीबीएम है, जिसको ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, टाइप 4 कोलेजन फाइबर से बनी होती है, ये है। और ये देखिए ये पोडोसाइट है। ठीक है, ये पोडोसाइट जिसको हम विसरल एपिथेलियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये विसरल एपिथेलियल सेल है और ये पैराइटल एपिथेलियल सेल्स है। ठीक है, तो ये विसरल एपिथेलियल सेल्स जिसको हम पोडोसाइट बोलते हैं, ये फॉर्मेशन करती है फिल्ट्रेशन स्लिट का, क्योंकि इसके बीच में गैप होता है जिसकी साइज होती है 30 to 40 नैनोमीटर। ठीक है, तो 40 नैनोमीटर तक के जो पार्टिकल होते हैं उसको ये फिल्ट्रेशन के लिए अलाउ करती है, उससे बड़े पार्टिकल को ये अलाउ नहीं करती है। तो हमको पता चला कि जब ये फिल्ट्रेशन स्लिट में डैमेज हो जाएगा तभी हमको यहाँ से जो इससे बड़े पार्टिकल होंगे 40 से बड़े, वो इसमें से सीक्रेट होते दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बैरियर है वो 100 नैनोमीटर तक के पार्टिकल को अलाउ कर रहा है और यहाँ पे सिर्फ 40। तो अगर यहाँ डैमेज हुआ तो ये 100 नैनोमीटर तक के पार्टिकल आसानी से ये फिल्टर हो जाएंगे ग्लोमेरुलाई में और ये यूरिन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइज बैरियर। और यहाँ पे जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, निगेटिव होता है जो चार्ज में, ये रेपल कर देता है यहाँ जो निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है तो एल्ब्यूमिन को रिपल कर देता है, इस वजह से ये चार्ज बैरियर भी है। ठीक है, तो चार्ज बैरियर में ये निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव मॉलिक्यूल को रेपल कर देता है, जैसे एल्ब्यूमिन है। और अगर चार्ज बैरियर खत्म हो जाए तो एल्ब्यूमिन इतनी छोटी होती है कि इस फिल्ट्रेशन स्लिट से ये लीक हो जाए, लेकिन चार्ज बैरियर की वजह से एल्ब्यूमिन लीक नहीं हो पाती है। तो 2 तरह का बैरियर होता है, हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लें, ये देखिए हमारी एंडोथेलियल सेल है, फिनेस्ट्रेटेड होती है, जो यहाँ पे भी देखिए ये भी है और ये भी है। ठीक है, ये इस तरह है, यहाँ पे इसका सर्कल हम बनाना भूल गए, एक बार बना दें। तो देखिए ये इस तरह है। ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल, ठीक है, एंडोथेलियल सेल ये है, फिनेस्ट्रेट होते हैं। तो पहली लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरी लेयर ये फिल्ट्रेशन स्लिट जो फॉर्मेशन करती है पोडोसाइट। ठीक है, ये 3 हो गया। यहाँ पे भी यही दिखाया गया है, ये देखिए आरबीसी है और ये देखिए ये प्रोटीन है जो कि कैपिलरी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये कैपिलरी है और उसके बाद फिर ये देखिए ये एंडोथेलियल सेल्स है और उसके बाद ये वाला जो है देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है चारों तरफ से और फिर ये पोडोसाइट है। ठीक है, पोडोसाइट को हम विसरल एपिथेलियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये यूरिनरी बोमेंस स्पेस है ये पूरा। ठीक है, ये पूरा यूरिनरी बोमेंस स्पेस है। अब परेशानी क्या आती है, तो देखिए नेफ्रेटिक सिंड्रोम। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये डैमेज हो जाती है। तो देखिए ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन होती है, तो ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन की वजह से ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ आरबीसीज इनटू यूरिन। तो यूरिन में आरबीसी प्रेजेंट होने लगेगा, तो यूरिन में आरबीसी आएगा और ये आरबीसी जो होगा ये डिसमॉर्फिक आरबीसीज होगा। ठीक है, तो यूरिन जो यहाँ पे आ रहा है इसमें आरबीसी तो प्रेजेंट होगा ही, लेकिन ये डिसमॉर्फिक आरबीसी होगा। और ये डिसमॉर्फिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ कहीं डैमेज है, कहीं भी इसमें ट्यूब्यूल में डैमेज है और यहाँ से आरबीसी आ रहा है तो ये डिसमॉर्फिक नहीं होता बल्कि नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरी से आ रहा है और यहाँ से डैमेज होकर आ रहा है ग्लोमेरुलाई के डैमेज की वजह से, तो ये डिसमॉर्फिक आरबीसी होगा। और हिमेचुरिया, जब आरबीसी प्रेजेंट है तो हिमेचुरिया बोलेंगे ही, तो वही डिसमॉर्फिक आरबीसी और हिमेचुरिया हमको देखने को मिलेगा नेफ्रेटिक सिंड्रोम की कंडीशन में। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए हिमेचुरिया होगा ही और आरबीसी आ रही है तो आरबीसी कास्ट देखने को मिलेगा और जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। जीएफआर डिक्रीज होने की वजह क्या है कि ये फिल्ट्रेशन अल्टर हो जाएगा। जब फिल्ट्रेशन अल्टर होगा तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन यहाँ से नहीं हो पाएगा, प्रोटीन वगैरह लॉस होगा, लेकिन जो मेन फिल्ट्रेशन होना था वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जीएफआर डिक्रीज हुआ। और जब जीएफआर डिक्रीज होगा तो ऑलिगो यूरिया होगा। ऑलिगो यूरिया का मतलब क्या हुआ कि लेस देन 500 ml प्रोडक्शन ऑफ यूरिन पर डे। ठीक है, इससे कम अगर हो रहा है तो इसको हम ऑलिगो यूरिया बोले, तो ऑलिगो यूरिया हो जाएगा। एजोटीमिया हो जाएगा। एजोटीमिया बोलते हैं कि ब्लड केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन सिम्टम कोई जाहिर नहीं होता है,
तो उसी को हम बोलते हैं एजोटीमिया। तो एजोटीमिया हमको देखने को मिलेगा। और इंक्रीज रेनिन रिलीज, तो रेनिन का रिलीज बढ़ जाएगा। और रेनिन का रिलीज क्यों बढ़ेगा, तो हमको मालूम है यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं जो कि जीएफआर पे कंट्रोल होते हैं। जितना ज़्यादा जीएफआर होगा, अगर ज़्यादा जीएफआर है तो ये रेनिन कम सिक्रेट करेंगे, और अगर कम जीएफआर है तो ये ज़्यादा रेनिन सिक्रेट करेंगे। तो जीएफआर घटने की वजह से ये रेनिन को ज़्यादा सिक्रेट करेंगे, और रेनिन फिर जाकर रास के थ्रू एल्डोस्टेरॉन की सिंथेसिस कराएगा, और ये एल्डोस्टेरॉन आके यहाँ से मोर सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कराएगा। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ, ये देखिए यहाँ से एक तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कम फिल्ट्रेशन हो रहा है, जीएफआर कम हो रहा है। इस वजह से सिस्टमिक सर्कुलेशन में इस टाइम पे ज़्यादा वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, और फिर जब यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन आके वर्क करेगा, यहाँ से और ज़्यादा H2O और सोडियम एब्जॉर्ब होगा, तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन का वॉल्यूम जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमको हाइपर टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपर टेंशन हो गया। और प्रोटीन्यूरिया ऑफन इन द सब नेफ्रोटिक रेंज, इसमें प्रोटीन्यूरिया कुछ प्रोटीन भी लीक होगा। ठीक है, जो प्रोटीन कुछ लीक होगा ये आके यूरिन में प्रेजेंट होगा, इस वजह से इसमें प्रोटीन्यूरिया भी होगा, लेकिन ये सब नेफ्रोटिक रेंज में रहेगा। सब नेफ्रोटिक रेंज का मतलब है कि 3.5 ग्राम पर डे से कम सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो यूरिन का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो 3.5 ग्राम पर डे से कम प्रोटीन हमको प्रेजेंट मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं सब नेफ्रोटिक रेंज। इससे ज़्यादा होगा तो इसको हम बोलेंगे नेफ्रोटिक रेंज। और ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी हम मैकेनिज्म बता दें कि ये देखिए यहाँ पे जो ये हमारी पीसीटी है ना, ये प्रोटीन को कैटाबोलाइज करती है, और डेली ये 9 ग्राम प्रोटीन को कैटाबोलाइज कर सकती है ये डेली। और हमारे लीवर की बात करें तो लीवर डेली 12 ग्राम प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, तो अगर 9 ग्राम तक यहाँ से सिक्रेट हो रहा है, यहाँ कैटाबोलाइज हो जाता है, तो कोई पता ही नहीं चलता है, ये यूरिन में प्रेजेंट ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी होती है कि 9 ग्राम तक ये कैटाबोलाइज कर ले। और 9 ग्राम से ज़्यादा हो रहा है तो जितना ज़्यादा होगा, मान लो 10 ग्राम हो रहा है तो डेली 1 ग्राम यूरिन में प्रेजेंट होगा, 11 हो रहा है तो डेली 2 ग्राम, और डेली 12 हो रहा है तो 3 ग्राम यूरिन में प्रेजेंट होगा। तो पता चला कि अब 3 ग्राम तक अगर यहाँ यूरिन में प्रेजेंट हो रहा है तो 3 यहाँ प्रेजेंट होगा और नहीं यहाँ है, यानी 12 ग्राम यहाँ से सिक्रेट हो रहा है, और डेली 12 ग्राम प्रोटीन का लॉस हो रहा है। जब 12 ग्राम प्रोटीन का लॉस हो रहा है तो लीवर भी 12 ग्राम बना ले रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही 3 ग्राम से ज़्यादा यूरिन में प्रेजेंट हुआ, मान लो 4 ग्राम प्रेजेंट हो गया, तो पता चला 4 यहाँ और 9 यहाँ, 9 4 13 ग्राम लॉस हो रहा है डेली, और लीवर बना कितना सकता है 12। तो जब 12 ही बना पाएगा तो इस वजह से अब जो है ब्लड केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, और हाइपोप्रोटीनीमिया हमको देखने को मिलेगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, तो इसी वजह से जब 3 ग्राम से ज़्यादा होता है, 3.5 ग्राम से ज़्यादा, उसको हम नेफ्रोटिक रेंज में रखते हैं, और अगर उससे कम है तो उसको हम सब नेफ्रोटिक रेंज में रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या, बट इन सीवियर केस में भी इन नेफ्रोटिक रेंज। और जब ये सीवियर केस हो जाता है नेफ्रेटिक सिंड्रोम का, तो ये 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा हो जाता है, यानी अब इसमें नेफ्रोटिक रेंज वाला प्रोटीन्यूरिया भी देखने को मिलेगा, लेकिन सीवियर केस में। और जब सीवियर केस में जाता है तो फ़ौरन इसको हम बदल देते हैं इसका नाम, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल देते हैं। अभी आगे हम बात करते हैं। तो ये तो हो गया इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की, हिमेचुरिया होगा, आरबीसी कास्ट होगा, जीएफआर कम हो जाएगा जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया और एजिटीमिया होगा, और इंक्रीज रेनिन रिलीज होगा जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा, और प्रोटीन्यूरिया तो प्रेजेंट होगा लेकिन ये सब नेफ्रोटिक रेंज में होगा। जब बहुत सीवियर होगा तब जाके ये नेफ्रोटिक रेंज में आएगा। और इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और गुड पास्चर सिंड्रोम, आईजीए नेफ्रोपैथी, और एल्पोर्ट डिजीज, और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी को बर्जर डिजीज भी बोलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। तो देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पोडोसाइट डैमेज हो जाता है। ये जो पोडोसाइट है देखिए ये डैमेज हो जाता है। ठीक है, जब ये पोडोसाइट डैमेज हो जाएगा तो ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट है ना, इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। तो अब जब इसकी साइज़ बड़ी होगी तो यहाँ से प्रोटीन भी लॉस होगा। तो ये कि पोडोसाइट डैमेज जिसकी वजह से इम्पेयर्ड चार्ज बैरियर, तो चार्ज बैरियर इम्पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो पोडोसाइट की वजह से इम्पेयर्ड चार्ज बैरियर जिसकी वजह से प्रोटीन्यूरिया, तो जब चार्ज बैरियर इम्पेयर्ड होगा तो प्रोटीन्यूरिया होगा। और सबसे पहले अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो एल्ब्यूमिन होती है, क्योंकि सबसे छोटी यही होती है। तो प्रोटीन्यूरिया हो गया, ये इसकी इटियोलॉजी हो गई। और फिर मैसिव प्रोटीन्यूरिया इसमें देखने को मिलेगा, देखिए 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा। तो इस वजह से इसमें क्या हुआ देखिए, यानी 12 ग्राम पर डे से ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा है, क्योंकि 3.5 ग्राम यहाँ हो रहा है, बाकी यहाँ 9 ग्राम यहाँ कैटाबोलाइज हो रहा है, तो टोटल 12.5 ग्राम से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इस वजह से लीवर अब कंपनसेट नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा, एडिमा होगा। एडिमा का मैकेनिज्म क्या है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड है, ये देखिए प्रोटीन लॉस होने की वजह से यहाँ पे हाइपोप्रोटीनीमिया हुआ, और हाइपोप्रोटीनीमिया हुआ इस वजह से यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, इस वजह से यहाँ से फ्लूइड ज़्यादा चला जाएगा कनेक्टिव टिश्यू में, लूज कनेक्टिव टिश्यू में, और यहाँ पे ये एक्यूमुलेट होने लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से एडिमा कॉज करेगा। तो यही यहाँ पे है कि
एडिमा होगा और हाइपो एल्बुमिनीमिया होगा, क्योंकि सबसे पहले एल्बुमिन ही सीक्रेट होता है, इस वजह से हाइपो एल्बुमिनीमिया होगा। और इंक्रीज हिपैटिक लाइपोजेनेसिस, और हिपैटिक लाइपोजेनेसिस क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जब यहाँ लीवर जो है हमारा ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनाता है, तो प्रोटीन के साथ साथ लाइपोजेनेसिस भी होती है, ठीक है, प्रोटीओजेनेसिस के साथ साथ लाइपोजेनेसिस होती है, तो इस वजह से हिपैटिक लाइपोजेनेसिस इंक्रीज हो जाएगी और हाइपर कोलेस्ट्रीमिया देखने को मिलेगा। जब लाइपोजेनेसिस इंक्रीज होगी उसी वजह से हाइपर कोलेस्ट्रीमिया देखने को मिलेगा। और फ्रोदी यूरिन विद फैटी कास्ट, तो यहाँ पे यूरिन की बात की जा रही है, तो देखिए फ्रोदी यूरिन देखने को मिलेगा और फैटी कास्ट देखने को मिलेगा। तो हम बात किए थे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमको फैटी कास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो है फैट मॉलिक्यूल भी आते हैं और यहाँ पे जो कास्ट का फॉर्मेशन होता है इसमें फैट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको हम फैटी कास्ट बोलते हैं। और फैटी कास्ट एक और चीज़ से एसोसिएटेड है, वो क्या है उसका नाम बताइए, माल्टेज क्रॉस साइन, ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या बताया जा रहा है, देखिए एसोसिएटेड विद हाइपर कोगुलेबल स्टेट, तो इसमें हाइपर कोगुलेबल स्टेट देखने को मिलती है ड्यू टू एंटी थ्रोम्बिन लॉस इन यूरिन, क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन जो होता है ये भी प्रोटीन है और ये भी यूरिन में लॉस हो जाता है प्रोटीन यूरिया की वजह से, तो एंटी थ्रोम्बिन जब लॉस हो जाएगा तो हाइपर कोगुलेबल स्टेट देखने को मिलेगी। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और दूसरी चीज़ क्या बताएगी कि इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, इसकी दो वजह हैं। पहली ये कि प्रोटीनूरिया में आईजीजी जो होगा ये भी लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि सॉफ्ट टिश्यू कंप्रोमाइज बाय एडिमा, ये जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ना, ये सॉफ्ट टिश्यू डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी ये डिफरेंट टाइप के एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है सॉफ्ट टिश्यू में जो प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा है कि ये बैरियर का भी काम करते हैं, ठीक है, फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। और दूसरा अगर कुछ इंटर भी कर गया सॉफ्ट टिश्यू में तो ये सॉफ्ट टिश्यू एंटीबॉडी कंटेन करते हैं और ये फौरन उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू में एडिमा हो जाता है, एडिमा की वजह से सॉफ्ट टिश्यू कंप्रोमाइज हो जाते हैं और ये अब एंटीजन को किल नहीं कर पाते हैं, अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं, इस वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है। तो ये दो रीज़न हुए इसके। और उसके बाद इसके रीजंस की बात करें एग्जाम्पल्स यानी, तो देखिए मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, तो यहाँ पे पोडोसाइट जो डैमेज होता है ये प्राइमरी डैमेज भी हो सकता है या सेकेंडरी डैमेज भी हो सकता है, मींस या तो डायरेक्ट पोडोसाइट डैमेज हो जाए या सिस्टमिक डैमेज की वजह से पोडोसाइट डैमेज हो जाए, ठीक है, तो ये पोडोसाइट डैमेज होगा, ये हो गया। और फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मिनिमल चेंज डिजीज और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ये सारे कंडीशन भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कोई भी हो, दोनों नेफ्रोटिक सिंड्रोम के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मिनिमल चेंज डिजीज और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, और एमाइलाइडोसिस और डायबिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी सेकेंडरी अगर होंगी तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के एग्जाम्पल्स हैं। और आगे हम बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो देखिए यहाँ पे दोनों है कॉमन, यानी नेफ्रिटिक सिंड्रोम जब ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये देखिए सीवियर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज, तो सीवियर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होगा जिसकी वजह से लॉस ऑफ आरबीसी इनटू यूरिन, तो यूरिन में तो आरबीसी प्रेजेंट होगी यानी हिमेचुरिया होगा। इम्पेयर्ड चार्ज बैरियर, और चार्ज बैरियर भी इम्पेयर हो जाएगा, यानी दोनों देखिए यहाँ पे जीबीएम डैमेज हो रही थी और यहाँ पे चार्ज बैरियर इम्पेयर हो रहा था, तो यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, इसी वजह से दोनों का नाम मिला के इसको दिया गया है। और इसी वजह से हिमेचुरिया और प्रोटीनूरिया दोनों प्रेजेंट होंगे। और नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया, तो नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया हमको देखने को मिलेगा, तो देखिए 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा प्रोटीन लॉस होगा यूरिन में। एंड कॉन्कोमिटेंट फीचर ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम, साथ साथ नेफ्रिटिक सिंड्रोम के भी फीचर प्रेजेंट होंगे क्योंकि दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये देखने को किस में मिलता है, तो देखिए कैन अकर विद एनी फॉर्म ऑफ नेफ्रिटिक सिंड्रोम बट इज मोस्ट कॉमन विद, तो ये जितने भी नेफ्रेटिक सिंड्रोम है किसी में भी हमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कॉमन होते हैं डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, ठीक है। तो ये दोनों क्या होती हैं आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी खाली हमको ये मालूम होना चाहिए कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम क्या है, नेफ्रोटिक क्या है और नेफ्रिटिक क्या है। तो नेफ्रेटिक में हमने देख लिया कि इसमें प्रोटीनूरिया जो होता है वो 3 ग्राम पर डे से कम होता है, और इसमें मेन चीज़ जो होती है वो हिमेचुरिया होता है, ठीक है, हिमेचुरिया होगा, डिस्मॉर्फिक आरबीसी होगी और इसमें आरबीसी कास्ट हमको यूरिन में देखने को मिलेगा, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पोडोसाइट डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से चार्ज बैरियर इंपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है और ये प्रोटीनूरिया हैवी होता है, तो देखिए 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे ये सारे कॉम्प्लिकेशन एडिमा, हाइपोएल्बुमिनीमिया और हिपैटिक लाइपोजेनेसिस इंक्रीज हो जाती है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलते हैं और मैकेनिज्म हमने डिटेल में बात किया और ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ये हम बात करने वाले हैं आगे। और ये जब ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो इसी को हम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसको यहाँ पे अलग से बता दिया गया। और इसमें जो हिमेचुरिया वाला फीचर होता है ये, और इसमें जो प्रोटीनूरिया वाला फीचर होता है ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं
और इस वजह से यहाँ पे देखिए हीमोचूरिया और प्रोटीन दोनों देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए ये मोर देन 3.5 ग्राम पर डे प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा और हीमोचूरिया भी देखने को मिलेगा। और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब एक बार इसको यहाँ पे हम देख लें तो ये देखिए नॉर्मल है और ये देखिए नेफ्रिटिक सिंड्रोम में आरबीसी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, प्रोटीन बहुत कम आ रही है, लेस देन 3.5 ग्राम पर डे, ठीक है। ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो गया। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे देखिए आरबीसी उतना ज़्यादा नहीं आ रही है, ठीक है, आरबीसी बहुत कम। यहाँ पे चार्ज बैरियर इम्पेयर हुआ है जिसकी वजह से प्रोटीन लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन लॉस ज़्यादा हो रहा है, वो भी मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, ठीक है, ये हुआ। तो ये हमारा हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और ये देखिए नेफ्रिटिक सिंड्रोम, इसमें दोनों फीचर हैं, देखिए प्रोटीनूरिया भी प्रेजेंट है और यहाँ पे देखिए ये हीमोचूरिया भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें हमको दोनों आरबीसी कास्ट और लिपिड कास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो दिखाया गया है, इसमें देखिए ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम है और इसमें देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन डैमेज नहीं हो रही है क्योंकि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इसमें पोडोसाइट डैमेज हो जाता है। देखिए पोडोसाइट का कलर चेंज कर दिया गया, ठीक है। और इसमें देखिए ये मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोनों हो रहा है, ठीक है।